किसान भी हैं। ये अगर यहाँ पर्टिकुलरली इस एरिया की बात करें, एक तो आपकी सरकार कहती रही, शोर मचाती रही कि हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, इंटरनेशनल, वो पूरी दुनिया में आपने गा दिया। वो कल पता चला जब यहाँ के सांसद ने वो चिट्ठी में जवाब आया कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं, आप लोगों ने ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं दिया। नहीं, ऐसा बात क्या गुजरी है हिसार के लोगों पर, आप सुंदर जी अंदाजा नहीं लगा सकते। सुनिए जी, हमारे यहाँ जो प्रपोजल है वो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी आगे की है। दिल्ली के अंदर इतना ज्यादा किराया है, जो एयरप्लेन रात को रुकते हैं, रिफ्यूलिंग करते हैं, रिपेयर करते हैं, जिससे कि हमें एमआरओ का हब बना रहे हैं जी। उससे उसके साथ मिलते हुए कनेक्टिंग की इंडस्ट्री लगेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, और उसके बाद हमारी जो एयर स्ट्रिप वगैरह फैसिलिटी सारी तैयार हो जाएगी, तो हम इंटरनेशनल फ्लाइट की भी बात करेंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या होता है? जब जहां से यहाँ से विदेशों में, अमेरिका में, कनाडा में फ्लाइट आए, यहाँ अगर हमारे यहाँ पैसेंजर अमेरिका के नहीं होंगे, कनाडा के नहीं होंगे, तो कौन फ्लाइट चलाएगा? पहले यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, यहाँ एमआरओ हब होगा, सैकड़ों प्लेन रात को उतरेंगे, उनकी सफाई, रिफ्यूलिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस वो होगी, और उसके बाद जो हमारी रनवे तैयार हो जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, पैसेंजर होंगे, तो निश्चित तौर पर यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। पशुपालन भी आपके पास है। ये हवाई जहाज की यात्रा तो आप करवा रहे हैं, लेकिन पशुओं, आवारा पशुओं से किसान भी परेशान है, यहाँ शहर का नागरिक भी परेशान है। ये स्थिति, मतलब कहाँ हवा में उड़ाने की बात, जमीन के जो मसाइल है उन पर ध्यान है नहीं सर? ये सही है कि जब से हमारी सरकार आई है, हमने कोशिश की है कि गोवध ना हो। हमने कानून लेकर के गौ हत्या को बंद करवाया है, और ये उसकी वजह से हमारे भाई जो हैं, क्योंकि हाँ मैकेनाइजेशन हो चुका है, बैलों से खेती होती नहीं, पहले बैलों से खेती होती थी, अब वो भाई छोड़ देते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर हिसार के अंदर भी बहुत सारी नई गौशालाएं बनाई हैं। 650 गौशालाएं हैं, जिसमें 4-5 लाख गौएं हमने यहाँ कर रखी हैं, लेकिन अभी भी 80-90 हजार गौवंश सड़कों पे है। हमारी कोशिश ये है कि उनको हम उसमें लेके आए गौशाला में, और किसान भाइयों से भी प्रार्थना करते हैं कि आप सड़क पे गौवंश को छोड़ के रात को आप सो नहीं पाते, खेत की बाढ़ करते हो, अल्टीमेटली खर्चा परेशानी आपको भी होती है। कोशिश करें कि उनको, गौ माता को या गौवंश को सड़कों पे ना छोड़े। आप लोग कुछ नहीं करेंगे? हम कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि हमने 5 लाख गौवंश को गौशाला में पिछले 4-5 साल में रखा है। राजन जी कुछ कह रहे हैं आपसे? किसानों से ये अपील का काम करेंगे मंत्री जी? नहीं, अपील तो इसलिए करते हैं, देखिए अब सरकार तो गौ माता को लेके गौवंश को नहीं छोड़ती। बिल्कुल तो ठीक है, किसान भाई है, लेकिन किसान भाई जो आपसे अपील कर रहे हैं वो आप कब सुनेंगे? बिल्कुल सुनते किसानों की। वो फिर अब सुना है कि कल परसों 21-22 दिसंबर को पंचकुला चंडीगढ़ पहुंचने की तैयारी में ट्रैक्टर लेकर के। देखिए, शामलात की जमीन का मामला आपको पता है कि नहीं, अभी तो एमएसपी भी है, अभी तो बहुत सारे में वापस भी नहीं हुआ है। बहुत सारे मुद्दे हैं। उधर वो मेवात में भारत जोड़ो यात्रा है, और यहाँ इधर चंडीगढ़ एक चीज आपको, पूरा हरियाणा ही बांध दिया यात्राओं में। करने में कोई दिक्कत नहीं है कि छोटा किसान दिक्कत में है, और भारत सरकार के आंकड़े भी ये कहते हैं कि एक सम्मान के लिए खेती करता है, उसको कोई अच्छा लाभ नहीं होता। 27 रुपए की, 28 रुपए की उसको मजदूरी मिलती है। और इसी चीज को देखते हुए पिछले मोदी जी जब से आए हैं, हमने तो तरह तरह की योजना लेके आए हैं। आज मैं एक चीज बताता हूं, आज किसानों को ऑल टाइम हाई प्राइस बासमती धान की मिल रही है, जो इतिहास में कभी नहीं। ये भी बताइए कि आज की तारीख में, एक सेकंड मेरी बात पूरी होने नहीं, एक सेकंड में जोड़ता चलता हूं साथ में आपकी बात। आज की तारीख में सबसे महंगा पेट्रोल, सबसे महंगा डीजल भी है। नहीं, ये भी नहीं है। हाँ, ये भी नहीं, ये जोड़ते चलिए। पहली बात तो मेरी बात सुनिए, सबसे ऑल टाइम हाई प्राइस इसकी कीमत धान की मिल रही है, बासमती की मिल रही है, गन्ने की मिल रही है, कपास की मिल रही है, सरसों की मिल रही है, ग्वार की मिल रही है, और जो और दूसरी तरह की काम करते हैं किसान, उनको भी फायदा होता है। मैं ये नहीं कहता कि किसान को अमीर बना दिया, लेकिन आप किसानों के जाके अंदर जाके पूछिए कि उनके लिए क्या क्या हमने काम किया है। 85% सब्सिडी माइक्रो इरिगेशन के लिए, सिंचाई का बजट दुगना। आप यहाँ इलाके में पता करिए, सिवानी और बालसमंद में, कि पिछले 40 साल से पानी नहीं आता था, उससे ज्यादा पानी। लेकिन नहरी पानी की अभी भी दिक्कत है सर। दिक्कत तो है, हरियाणा में पानी नहीं है।
हमारे पास अपना पानी का सोर्स पहले नहीं है, महीने में आ लेकिन जाता 4 बार आप हमने पैसा खर्च करके आज भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने 500 करोड़ रुपए मंजूर करके जो मेन कैनाल है ताजियावाड़ा से जो चलती है पैरेलल कैनाल बना करके कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, पंपों के नए रिपेयर किए हैं, दक्षिण हरियाणा में पानी दिया है, पौंड अथॉरिटी बनाई है, तरह तरह की स्कीम लेके हम जो है किसानों के हित के काम कर रहे हैं। अब देखिए, आपने तो वो बता दिया कि किसानों को कहाँ कहाँ रेट ज्यादा मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ रेट ज्यादा आप ले रहे हैं, ये इस पर भी प्रकाश डाल नहीं, डीजल है, पेट्रोल है, ईंधन के दूसरे तमाम साधन है। मैं जवाब सबसे दूंगा। महंगा, अब मैं वो एक सेकंड, सबसे महंगी खाद है, यूरिया डीएपी मिल नहीं रहा है। एक बात इसमें और जोड़ता हूं, खबर आई कि ये लिक्विड यूरिया मैंडेटरी कर दिया खाद बेचने वालों ने कि 5 बोरा लो और आधा लीटर लेके जाओ, साथ में 250 रुपए का। बात सुनिए, मैं सब चीज का जवाब दूंगा आपको। पहली बात तो एक बताइए कि हमारे प्रदेश में के पड़ोस में कांग्रेस की सरकार है, हम ट्यूबवेल का रेट लेते हैं 2,500। कांग्रेस से बात करते हैं, पड़ोस के राज्य की बात हरियाणा में क्यों करने किसान वहां का भी है, किसान वहां भी है, किसान वहां भी बैठे हैं। वहां जेपी दलाल नहीं है ना कृषि मंत्री? 40,000 रुपए का साल का बिल है। कृषि मंत्री जेपी दलाल हरियाणा के कृषि मंत्री 2,500 रुपए देते हैं। हम जो है, आप ये बताइए कि यूरिया 266 रुपए कब से मिल रहा है? हम जब से कांग्रेस की सरकार में हर साल कहता रहा हूँ कि 362 रुपए करने का दाम आप दे रहे हैं, राजस्थान थोड़ी दे रहा है। डीएपी का रेट सिर्फ 100 रुपए बढ़ाया है। किसान के जो जितनी इनपुट है उसकी कॉस्ट को कंटेन करने की कोशिश की, सिवाय एक चीज को छोड़ करके, डीजल पेट्रोल करके, बाकी और किसी चीज का किसान का हमने कोशिश की है कि भाव ना बढ़े। दूसरी बात आपने बताई, दूसरी आपको कौन सी पेस्टिसाइड पे आप बात यहाँ जाइए, आप करेंगे उनसे। हाँ जी, आप आ जाइए, आप मेरे से बहस करिए, आ जाइए। आपको आपसे बहस नहीं करा, पहले इनका तो कर लूं मैं। हाँ, मैं एक चीज बताता हूँ इस पे, डीएपी और यूरिया पे आज से 3 साल पहले भारत सरकार को विदेश में इंपोर्ट करने में 50,000 रुपए का घाटा होता था। इस साल 2,50,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। और अब जो हमारे वैज्ञानिक हैं देश के अंदर, उसने खोज की दुनिया में और कहीं नहीं की, नैनो यूरिया खोज की जो स्वदेशी है और सरकारी है, इफ्को ने बनाई है। हम किसानों को कहते हैं 220 रुपए का, आप इसको डाल के देखिए, क्या बुराई है इसमें? वो गलत काम थोड़ा कर रहे हैं। हम कहते हैं, मैं खुद कहता हूं कि किसानों को भाई आप, मैं पैसा दूंगा, आप डाल के देखो, उसमें 220 रुपए में एक 45 किलो के बोरी के बराबर 450 ग्राम का नैनो यूरिया मिल जाए, और आगे हम उनको और सब्सिडी देंगे, उसके द्वारा ड्रोन के द्वारा उनको छिड़काव कराएंगे, तो उससे किसान को फायदा होगा। किसान कहता है कि छिड़काव में लेबर लगानी पड़ती है, यूरिया तो हम खुद से बोरी में यूरिया तो अपने आप छिड़की जाती है। हाँ, ना यूरिया अपने आप डल जाती है, लेकिन उसके लिए तकनीक चाहिए छिड़काव करने के लिए। नहीं, छिड़काव किसान जब पेस्टिसाइड डालता है ट्रैक्टर के द्वारा, उसमें यूरिया पानी में डाल के जो नैनो यूरिया है उससे आसानी से डल जाती है। ये जो है एक एजेंडा सेट किया जाता है कि किसान को शुरू में सही रास्ते पे ना चलने दो, लेकिन मैं कहता हूं कि नैनो यूरिया देश हित में है, किसान हित में है, स्वदेशी है, सरकारी है, और कोई इसमें गलत चीज नहीं है। ठीक है, चलिए, ये बड़ी अपील कर रहे हैं कि नैनो जो यूरिया है उसका इस्तेमाल किसान करता हूँ। एक मिनट, किसान भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि नैनो आपके यूरिया पास डालें। एक बार दर्शकों को भी माइक दीजिएगा। एक हमारे डलवाता साथ हूँ, अंकित ढिल्लो हैं, उनकी भी बड़ी समस्या है डॉक्टर साहब की। मैं अपने साथियों से कहूंगा कि कृषि मंत्री के सामने बहुत सारे सवाल हैं। एक बार, हाँ अंकित जी, आप अपनी बात रख दीजिए, बड़ा वाजिब सा इश्यू है सर, आप इस पे गौर जरूर कीजिएगा, बहुत परेशान है जी, तसल्ली से बात बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम अंकित ढिल्लो है और सर मैं एचयू का पीएचडी का छात्र हूं सर। सर पिछले दिनों हमारा एक एग्जाम हुआ था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का सर उसमें कुछ नकल के केसेस आए थे, जो हमने सरकार, ब्यूरोक्रेट्स, प्रेस एवं एचपीएससी के चेयरमैन सभी जगह दी गए, पर हमारी अभी तक सर अनदेखी हो रही है। तो मेरे मंत्री जी से यही क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हरियाणा की अकेली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बच्चों की इतनी अनदेखी क्यों हो रही है सर? पहली बात सर, 12 साल बाद पोस्ट आई, उसमें भी नकल के केसेस चले, उसके बाद ना हमें वक्त मिल रहा, ना हमारी कहीं सुनवाई हो रही। सर हम पीएचडी के रिसर्च के स्टूडेंट हैं, हम अपनी रिसर्च करें या हम प्रोटेस्ट करें सर? हमारा ये मंत्री जी से क्वेश्चन है। बैठिए, आप बैठिए, अब शांति से जवाब सुन लीजिएगा। ये मुद्दा मेरे सामने है। एचपीएससी ने एग्जाम लिया, बहुत सारे बच्चे मेरे से मिले, उन्होंने कहा कि जी पैटर्न जो आया है एग्जाम का वो यूपीएससी के हिसाब से है और इससे हमारे जो है हमारे मार्क्स कम आएंगे। मैंने कहा भाई सबके लिए बराबर है,
सबके लिए बराबर है। वो कहते हैं जी हमारी इस चीज में तैयारी नहीं थी, बहुत सारे बच्चे मिले। देखिए एग्जाम जो एग्जामिनर होता है वो एग्जाम लेगा तो बच्चों से पूछ के नहीं लेगा, और सबके लिए बराबर चीज है। अभी आप, मुझे पता है बच्चे मुझे कह रहे थे ये एग्जाम को दोबारा करा दो, लेकिन इस तरह से आरोप लगाना कि नकल हो गई ये उचित नहीं है, और नकल होती तो हम उसका इलाज करते। लेकिन ये चीज है कि किसी बच्चे का पेपर अच्छा नहीं हुआ, ये पेपर अच्छा नहीं होगा तो ये कहिए एग्जाम दोबारा ले लो। एक कोई मैच चल रहा है, एक टीम हार जाती है, कहते हैं जी दोबारा मैच करा लो। ये चीज, ये मानसिकता अच्छी नहीं है, और हर चीज का तरीका ये आंदोलन का नहीं होता। एग्जाम जो लिया गया सही लिया गया। कोई नकल का केस आया है तो आप बताओ, उसके खिलाफ FIR कराएंगे और उसकी कार्रवाई कराएंगे। ये, लेकिन आप, मुझे पता है कि आप क्या चाहते हो। मेरे से बच्चे कई बार मिल चुके हैं, लेकिन बच्चों के मांग पे भी हर बार हमारी मर्जी के हिसाब से एग्जाम ले, हमारी मर्जी के हिसाब से सिलेबस ले, ये उचित नहीं है। समस्या कुछ और है मेरी। समस्या मुझे पता है। अच्छा, एक बार पूछ ले। किसी एक बच्चे की नहीं है सर, ये मैं हरियाणा के कहता हूं कि 2000 एग्जाम सभी बच्चों के लिए बराबर है, ये कैसा भी एग्जाम हो। मैं सर, हम कहता भी हूं एग्जाम सभी बच्चों के लिए बराबर है। मेरे से बच्चे मिले हैं, उन्होंने कहा जी बहुत ही सिलेबस UPSC का पैटर्न आ गया, तो सब बच्चों के लिए बराबर है बेटे। सर हम तो यही कह रहे हैं कि पढ़ाई करो, ये नहीं है कि एक यूनिवर्सिटी के हिसाब से हो। सारा देश के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, पोस्ट निकली है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एग्जाम क्वालिफाई करो। लेकिन आरोप लगाना बड़ा आसान है, हर चीज के भी आरोप ही लगा दो, इस चीज से मैं सहमत नहीं हूं। सर ये एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, ये हरियाणा के स्टूडेंट्स की बात है सर। ये HPSC का एग्जाम था, हरियाणा ADU की भर्ती थी, हरियाणा के इसमें सर 50 बच्चे भी नहीं लग रहे। हम एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम हरियाणा स्टूडेंट्स। अभी लगने का मुद्दा कहां से आया? कौन सा अभी तो सर? एग्जाम हुआ है, अभी एग्जाम सर आंसर की आ चुकी है। देखिए भाई बात सुनो, आप भारत में ऐसा कोई प्रांत नहीं है जो ये कहे कि हरियाणा क्लास 1 क्लास 2 की नौकरी हरियाणा के बच्चों के कराएंगे। कोर्ट इसको नहीं मानेगा। आपके पेपर अच्छे नहीं हुए, मुझे आपसे सहमति है, और अगली बार तैयारी ज्यादा करो, अच्छे पेपर दो, आपका सिलेक्शन होगा। स्टूडेंट्स में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में ऐसी क्या कमी है सर? मेरी ऑल इंडिया 39 रैंक है सर। आपकी 39 रैंक है तो आप टॉप कर सकते हो। आपके एग्जाम में आपको ये नहीं हो, एग्जामिनर पे और कमीशन पे आप चैलेंज नहीं कर सकते। अगर आप टैलेंटेड हो तो इस देश में एक रास्ते 100 रास्ते खुले हुए, आपके रास्ते बंद नहीं होते। लेकिन एग्जामिनर और सरकारें और कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपकी मर्जी से नहीं होगा। अब हमने आपकी बात रख दी, आप बैठिए। अभी कुछ किसान है वो भी बात अपनी करेंगे। एक बार उधर पीछे अनिल माइक दे दीजिए। अनिल भाई बात करेंगे आपकी तरफ। अंकित जी। आदरणीय मंत्री जी प्रणाम। सर मेरा सवाल है ये है कि जो सोलर प्लेटों के लिए सब्सिडी के लिए फार्म भरवाए गए थे, राशि जमा हो गई थी किसानों की, लेकिन कुछ कंपनियां मैदान से हट गई है और अभी तक वो पेंडिंग है, इसके बारे में है। दूसरा, कुछ नाले हैं जो जैसे मैं बचपन में 8 साल का था, हमारे गांव में एक नाला बना था और वो पक्के नाले अब टूट गए हैं, पानी रिसाव हो रहा है। जो अंतिम किसान है, अंतिम छोर पर है जिस किसान का खेत, वहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है सर। इसके बारे में कोई योजना हो तो इसके बारे में। कौन से इलाके की बात कर रहे हैं? मैं आदमपुर साइड से आता हूं सर। और एक सर, कोई जो ये नील गाय है नुकसान करती है काफी गांव। वो मंत्री जी हो गया, जवाब दे चुके हैं उसका। ये होगा मंत्री जी वो चलो सर, ये 2 क्वेश्चन पानी वाला पूछो ना। क्या आपका भाई, क्या अनिल, क्या शुभ नाम था आपका? मेरा भूराराम है सर, भूराराम। अच्छा, भूराराम जी। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि हरियाणा के अंदर पानी का संकट है, इसलिए हम योजनाएं लेके आए कि भाई उधर जो उत्तर हरियाणा में धान कम करें, उसको 7,000 रुपए देंगे, पानी बचाएं। दूसरी योजना हम लेके आए कि पूरा जो है माइक्रो इरिगेशन करें, 85% सब्सिडी देंगे। तीसरी योजना मुख्यमंत्री जी ने ये की है, सारे खाले पक्के कराएंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप माइक्रो इरिगेशन पे आए, फ्लड इरिगेशन को छोड़ दें। जो अप्लाई करेगा खाले के टेल वाला, किसी ऐसे वाला कि हमारा ये चक है 100 एकड़ का, हम इसमें फुहारा, ड्रिप या मिनी स्प्रिंकलर से सिंचाई करेंगे, टैंक बनाएंगे, उसके लिए हम टैंक बनाने की सब्सिडी देते हैं, सोलर प्लेट भी हम लगवाते हैं, ड्रिप पे 85% सब्सिडी देते हैं, और हमारा कोई किसान को तंग करना मकसद नहीं है, और उसका खाला भी रिपेयर करते हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो पानी हरियाणा में उपलब्ध है उससे हरियाणा के सारे किसानों को पानी मिल जाए। और आपका खाला बनाने के लिए, छोटी जोत के लिए भी है, बड़ी जोत के लिए, कैसा भी हो, और आप उसमें माइक्रो इरिगेशन का डिपार्टमेंट मिला के हमने मिकाडा बना दिया है, मिकाडा पे अप्लाई करिए।
कि हम माइक्रो इरिगेशन के द्वारा सिंचाई करना चाहते हैं, आपका खाड़ा भी पक्का होगा, आपको टैंक की सब्सिडी मिलेगी, आपको फुहारे की या ड्रिप की पैसा भी मिलेगा। और बात सुनिए, इस माइक्रो इरिगेशन हमारे क्षेत्र में मुझे पता है 800 लोगों ने टैंक बनवाए हैं और 1-1.5 साल के अंदर अकेले भिवानी जिले में उतनी माइक्रो इरिगेशन अपनाई गई जितनी पिछले 20 साल के अंदर अपनाई गई है। और मकसद ये है कि एक एक बूंद से खेती हो, खेत को पानी भरने से एक मानसिकता है कि उससे तो घास पैदा होगा, फ्लडिंग से फसल ज्यादा नहीं होती, पौधे की जड़ में पानी देने से फसल ज्यादा होती है। और किसान भाइयों से मैं प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ करके कि पूरा बजट है हमारे पास, जो भी माइक्रो इरिगेशन मिकाडा में अप्लाई करेगा उसको सिंचाई के लिए खाड़ा भी बनेगा, टैंक बनाने के लिए पूरी सब्सिडी मिलेगी, सोलर प्लेट लगाने के लिए और फुहारा लगाने के लिए पैसा मिलेगा। जोरदार तालियां हो जाए अगर आपके लिए ये महत्वपूर्ण बात लगती है कि सरकार इस तरह से काम कर रही है जो दलाल साहब दावा कर रहे हैं। दलाल साहब एक बात बताइए, ये जो आप लोगों ने पिछले 8-8.5 साल में जो हालात बनाए हैं दिल्ली से लेके हरियाणा तक, उनमें क्या आप जो ये आने वाली पीढ़ी है इसको मशवरा देंगे कि ये किसान बने? मैं समझा नहीं आपका सवाल। मतलब क्या खेती इस तरह का प्रोफेशन बन सकता है जिससे व्यक्ति अपनी तरक्की, खासकर युवा जो किसान कर रहा है, मुनाफे का परेशान सौदा है या नहीं? मुनाफे का सौदा अगर आप परंपरागत खेती करेंगे तो उसकी तो पीक पे जा चुका है। अब गेहूं का, धान का या बाजरा का, कपास का, उसमें एक लेवल के बाद इससे ज्यादा बढ़ोतरी की गुंजाइश नहीं है। लेकिन फसलों का भी विविधीकरण करना पड़ेगा, आपको जो दूसरी एक्टिविटी उसमें जाना पड़ेगा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पिछले साल हमने ध्यान दिया कि खारा पानी की जमीन में कितनी आमदनी होती है, बारिश होती है, नीचे का जल सिंचाई नहीं है तो बारिश में 20,000 रुपये साल की, 30,000 रुपये साल की। 400 फार्मर हमने तैयार किए सरसा में, 100 फार्मर हिसार से 20 किलोमीटर पे हमारे यहाँ सिवानी में है। 2.5 एकड़ के अंदर हम सब झींगा पालन के लिए सब्सिडी देते हैं। 18-19 लाख की लागत आती है, 9 लाख रुपए उसको महिला को 60% और SC/BC को 50%, मेन को 40%, लगभग एवरेज 9 लाख रुपए सब्सिडी देते हैं। और 6 महीने के अंदर 7 टन 8 टन का उत्पादन होकर के लोगों ने 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख का प्रोडक्शन किया है, सेल की है। मैं व्यापारी भी हूं, किसान भी हूं, बिजनेसमैन भी हूं, मुझे ऐसा कोई बिजनेस दिखाई नहीं देता कि 6 महीने में सारी कैपिटल कॉस्ट निकल जाए, साथ में प्रॉफिट भी निकल जाए। इस बार हालांकि थोड़ी सी दिक्कत आई है, आखिर में क्या हुआ कि ये एक्सपोर्ट होता है, हमारा अमेरिका में जाता है, तो इस बार भाव टूट गया था। लेकिन उसके लिए मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा रहा हूँ, कोल्ड स्टोरेज बनवाऊंगा, प्रोसेसिंग यूनिट बनाऊंगा, किसानों को माल बेचना ना पड़े तो उसको कोल्ड स्टोरेज में रख के उसकी 80% पेमेंट करवा दूंगा। लेकिन जो किसानों के बच्चे हैं, मैं कहता हूं कि खारे पानी की लाखों एकड़ जमीन है हरियाणा में, आप ट्रेनिंग लीजिए, पानी टेस्ट करवाइए, आपको पूरी सहायता देंगे। पिछले दिनों मैंने यहाँ फ्लेमिंगो में 70 कंपनियां भी बुलाई थी और इससे लाभ का कोई कारोबार हो नहीं सकता कि 2.5 एकड़ में आप 6 महीने में 10-12 लाख रुपए कमा सके। मशरूम की खेती इस तरह कर सकते हैं, बागवानी की सब्जी की कर सकते हैं, बहुत तरह के काम हैं। इस तरह के काम अगर आप डाइवर्सिफाई करेंगे तो किसानी चलेगी। हमारी समस्या है कि जो छोटी है और 2-2.5 एकड़ का किसान वैसे कैसे सक्षम होगा, तो उसको कुछ ना कुछ शहद का काम करे, मशरूम का काम करे, या सब्जियों की खेती करे, या फलों की करे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। शुरुआत में सोलंकी जी ने आपका हालचाल पूछा, आपने कहा ठीक है। सरकार का हालचाल कैसा है? सरकार ठीक चल रही है। कह रहे मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, फिर कह रहे मंत्री बदल रहे हैं। ये मीडिया का काम है, आप लोगों का काम है, आप बदलते रहिए। मंत्री जनता से कितना मिल रहे हैं? मैंने कहा कि मैं तो जनता का सेवक रहता ही जनता में। दलाल साहब तो रहते हैं दिल्ली में वैसे, भी बैठे हैं, ये मानना पड़ेगा राजू जी, ये मानना सेवक पड़ेगा। दलाल साहब जब भी जनता से ऐसे रूबरू होने का मौका होता है, चुप दलाल रहे साहब नहीं। ने कभी ना मैं तो नहीं। आप जल्दी छोड़ो, मैं सिवानी में मिलूंगा, बहल में मिलूंगा, किसान के कभी कभी तो आप हाथ आते हो, जल्दी छोड़ कैसे थे? अच्छा, मैं ये कह रहा कि कल एक फरमान जारी हुआ चंडीगढ़ से, हर मंत्री को संगठन के दफ्तर में 2 घंटा लगाना होगा। तो अच्छी बात है। तो ऐसा क्यों? नहीं तो अच्छी, कोई कुछ लोगों की परफॉर्मेंस पे सवाल हमारी उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में देखिए, पिछले 5 साल से हर रोज 2 घंटे कोई न कोई मंत्री बैठता है। तो उसको कॉपी करा हमने हरियाणा में, बीच में बंद हो गया था, फिर दोबारा बैठा देंगे।
दरअसल राजन जी सुनिए, कह रहे हैं सुनिए, कि ये जो हमारी- आपकी मंत्री और आपकी जो सरकार है ना, लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाती है, या उनसे मिलती नहीं है, या लोग नहीं मिल सकते हैं आप लोगों से। पहली बात तो हम लोगों के बीच में रहते हैं। इंडिविजुअल मत लीजिएगा, ये सवाल नहीं, सरकार के individual बारे नहीं में है। है कि मतलब हम हो सकता है हैं- जेपी दलाल आपके लिए मिलते कह हो। चुके हैं, आप तो देखिए- मिलते हैं। देखिए सोलंकी जी, वो पुरानी वाली सरकारों की मानसिकता में हमारी नहीं है। पुरानी सरकार एमएलए मंत्री बन जाते थे और मालिक बन के काम करते थे। हम किसानों के बच्चे हैं, गांव में रहते हैं, और जो सामने बैठे रहते हैं जनता, उसको समझते। लोकतंत्र में वही मालिक है, और उनको हम कहते हैं कि भाई हम आपके जनता सेवक में हैं, हम कांग्रेस आपके और नौकर हैं, भाजपा का नौकर फर्क बन के देखते हैं कि रहिए। नहीं? सरकार नहीं है, हम सेवक हैं।